नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। कसम संविधान की में आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई और ईडी के एक्शन से विपक्ष टेंशन में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी को सियासी रेड बता रहे हैं विपक्षी दल, और इन विपक्षी दलों का मुंह ईडी के स्टेटमेंट से बंद हो गया, जिसमें ईडी ने न सिर्फ लालू यादव एंड फैमिली का क्राइम मनी कनेक्शन जोड़ा है, बल्कि दावा किया कि छापेमारी में उसके हाथ कई बड़े और अहम सबूत लगे हैं। ईडी के मुताबिक उसे लैंड फॉर जॉब घोटाले में 600 करोड़ रुपए की आय के सबूत मिले हैं। ये चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस घोटाले के प्रमुख लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के रूप में उभरे हैं। सिर्फ लैंड फॉर जॉब घोटाला ही नहीं, दिल्ली शराब घोटाले में भी सीबीआई और ईडी एक्शन में है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। वहीं बीआरएस नेता के कविता से दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। 16 मार्च को ईडी के सामने के कविता दोबारा पेश होंगी। भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों के वार से विपक्ष काफी खफा है। समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए तंज कसा कि मोदी सरकार का गुणगान नहीं किया तो छापे पड़ जाएंगे। वहीं राज्यसभा सांसद और आप नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन है, जिसमें जाकर सभी दाग धुल जाते हैं। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या छापे के डर से ही विपक्षी दलों के सुर एक होने लगे हैं? इसके अलावा आज बहस क्यों हो रही है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि ईडी के एक्शन से कई दिग्गज नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर चोट से कई राजनीतिक पार्टियां बौखलाहट में नजर आ रही हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों पर निशाने को रेड से बचने के बहाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में होने वाली सियासी लड़ाई सिमटकर अब ईडी और सीबीआई पर आ चुकी है। इस पर विस्तार से बहस करेंगे। अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले अब तक का अपडेट आपको दिखाते हैं। आप जो बोइएगा वही काटिएगा। लालू जी ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल वो करते हैं कि उसमें जाता है ईमानदार बन के चला आता है, और दूसरे दल में जब रहता है वो बेईमान रहता है। इस पोस्टर से जदयू का कोई लेना देना नहीं है। उसमें विचार वो पोस्टर लगाने वाले तो हो सकते हैं, वैसे पोस्टर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो लोग उनके बुद्धम शरणम गच्छामी हुए, मोदी शरणम गच्छामी हो गए, वो पवित्र हो गए, और जो मोदी शरणम गच्छामी नहीं हुए वो चोर हो गए। लेकिन मोदी जी गड़बड़ाइए नहीं, 24 में सरकार विपक्ष का बनेगी तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर परिवार पे मारा है छापा, तेजस्वी पे छापा मारा है, अगर आप गुणगान नहीं गाओगी तो आपके भी छापा पड़ जाएगा। जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है। जो राजद दबाव बना रहा था कि आप त्यागपत्र दीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप दीजिए, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा। और वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी जेल चला जाए। कहा ना कि सबसे ज्यादा खुश वही है। बड़ी बहस में हमारे साथ कई नेता जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं, डीके दुबे साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी,
लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें 2021 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई थी। उसके बाद इसे मई 2022 में इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। तो यह मामला फिर ये वेंडेटा का कैसे आ गया? ये तो सीबीआई और ईडी की प्रक्रिया है। देखिए, ये सारा जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस पूरे मामले को पूर्ण विराम कर दिया गया था जी, लेकिन फिर से इसे निकाला गया, इस मामले को लाया गया इसलिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता बिहार में दिखा दिया गया। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार थी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो इसी तरह का माहौल बनाया गया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर चले गए थे एनडीए में, लेकिन इसके बाद 5 वर्षों तक बीजेपी की सरकार केंद्र में और बिहार में रही। क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? जो लोग ये सूत्र बता रहे थे या भ्रामक खबर फैला रहे थे, तेजस्वी यादव 8,000 करोड़ मिला तो यहां संपत्ति मिला, वहां मॉल मिला, गुड़गांव में मिला, क्या हुआ सबका? जनता जानना चाहती है ना। ठीक है, आप इसे मजाक बना दिए हैं क्या? मृत्युंजय जी, को एक आधा सवाल चाहते हैं क्या बीजेपी? एक आधा सवाल, जो पटना में एक मॉल बन रहा था वो बन पाया क्या? दूसरा सवाल, 2021 में सीबीआई ने इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, तब तो नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं थी दूर दूर तक, या 2 साल पहले समझ आ गया था उनको? पहली बात ये मोहन जी, जब ये पूरे मामले ही रफा दफा हो गए, खत्म हो गए, कब? ये कब का क्या हुआ था? है? कोई इसमें आपको क्लियरेंस मिली थी, कोई क्लीन चिट मिली थी कि सीबीआई की तरफ से या ईडी की तरफ से? सुनिएगा तब ना, आप भी तो बीजेपी के तरफ बेचैन हो जाते हैं। ठीक है सर, सुनिए ना, थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, पूरा जवाब सुनिए जी। तो ये जब मामला खत्म हो गया, कोई भी रेल मंत्री, आप तो इतना जानते हैं, नहीं मृत्युंजय जी, मामला खत्म हुआ कैसे हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूं। कब हुआ? कब क्लीन चिट मिली लालू यादव को कि 2004 से 2009 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? ये किसने, कौन सी एजेंसी, कौन सी अदालत ने क्लीन चिट दी है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। 2021 में ये मामले खत्म हो गए। 2021 में सर सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की, 2022 में, मई 2022 में उसे एफआईआर में कन्वर्ट किया। आप तो बोलने सर, मैं फैक्ट रख रहा हूं सर, सुनिएगा तब ना, एकदम सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं सर। मैं तो आपने जो बात कही कि मामला खत्म हो गया, मैं उसमें सवाल रख रहा हूं कि 21 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हुई, खत्म हो गया। रेलवे ने आज तक कभी भी कोई सवाल उठाया? और ये सब लोग जानते हैं, कोई भी रेल मंत्री हो, किसी विभाग का मंत्री हो, 4th ग्रेड की नौकरी कोई मंत्री के सिग्नेचर से होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जी। ये सारे चीजों को इसलिए हवा दी जा रही है कि सरकार फिर से बन गई। 2024 की लड़ाई भाजपा ये बात दमदार नहीं लग रही। गुरु प्रकाश पासवान जवाब देना चाह रहे हैं। सीबीआई, आपने प्रक्रिया की बात की, यहाँ एक उनके पास, गुरु प्रकाश जी के पास जाते जाते सवाल आपके पास छोड़ जा रहा हूं कि जब नौकरी के लिए प्रक्रिया है, ना कोई इश्तेहार दिया गया, एक ही जिले के लोगों को नौकरी दी गई, जिन लोगों को नौकरी दी गई उन्होंने जमीन ट्रांसफर की। ठीक है, पहले सुन लीजिए जी। गुरु प्रकाश जी बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो जो उनके आका बोलेंगे वही ना बोलेंगे। ठीक है, आपके ऊपर भी वही बात लागू होती है ना सर, कि आला कमान का सबके ऊपर प्रेशर होता है। गुरु प्रकाश जी, नहीं तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये देश देख रहा है, ये भ्रामक और ये जो सूत्र वाले खबर है, इसकी सच्चाई नहीं, मैं तो फैक्ट बताया था। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड करें सर। हाँ, धन्यवाद चंदन जी। मैं सुन रहा था अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के तिवारी जी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो 1995 में जब चारा घोटाला सामने आता है, 97 में लालू जी जेल जाते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, पॉइंट नंबर 1। 97 में उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी सर। लालू जी केंद्र में, 97 में उनकी अपनी पार्टी की सरकार। मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं जी। कांग्रेस की सरकार के समय वो जेल गए थे, मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए। धन्यवाद। मेरे पास एक अखबार का कटिंग है, 2008 इंडियन एक्सप्रेस। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसको एक्सपोज किसने किया था, इसको उजागर किसने किया था? जो आज इनके साथ साथी हैं,
ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने कहा था कि लालू जी और उनके परिवार के लोग जो कि कथित रूप से लैंड फॉर जॉब स्कैम में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्री ललन सिंह, जो आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। नंबर 2, 150 करोड़, कहते हैं गरीब गुरबा की राजनीति करेंगे, गरीब गुरबो एक हो। 150 करोड़ का घर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साउथ दिल्ली में, जो इनके नाम पे 4 लाख में आया था। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? AB इन्फॉर्मेटिक्स कंपनी, सबसे ज्यादा शेयर जो हैं वो तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी के पास है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गलत है, CBI गलत है, न्यायालय आपके विरुद्ध चले जाए तो न्यायालय गलत है, लोग आपको चुनाव में हरवा दे तो लोग गलत हैं। ये जो संस्थानों पे निरंतर संदेह प्रकट करना, संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अपराध किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, डिप्टी CM क्यों ना हो, CM क्यों ना हो। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह प्रण लिया है देश के सामने 15 अगस्त को कि आने वाले 25 वर्ष जो अमृतकाल के हैं, भाई भतीजावाद, गुरु प्रकाश जी, ठीक है, भारत की राजनीति में लेकिन कैंसर है, उसको जड़ से हम निकालेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति से। हम पिछली बार भी जब हम बैठे थे, बहस कर रहे थे, तो यही सवाल उठाया गया था कि सिर्फ बीजेपी शासित जो राज्य हैं वही एक्सक्लूड कैसे हो जाते हैं CBI और ED के रडार से, सिर्फ जो विपक्षी पार्टी के शासित राज्य हैं या फिर जो नेता है वही कैसे आते हैं। इस बीच डॉक्टर सुनील सिंह, आप लोगों की बड़ी असहज स्थिति है। आज तो सुशील मोदी ने आरोप लगाया। मोहन जी 10 सेकंड जी, मोहन जी 10 सेकंड दे दीजिए। सर लौटूंगा सर, सबको एक बार बहस में ले आता हूं, उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगा। मृत्युंजय जी आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। मृत्युंजय जी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। डॉक्टर सुनील इसका जवाब देना, जो गलत तथ्यों को रख दिया जाएगा तो ये नहीं ठीक होगा। क्विक रिस्पॉन्स देकर बोले। 150 करोड़ का मकान गलत क्या है? अभी हमारे भाई गुरु पासवान जी कह रहे थे तेजस्वी यादव जी का, हम पूछना चाहते हैं पिछला हिसाब क्या हुआ? तेजस्वी यादव जी का मॉल था, तेजस्वी यादव जी का 8,000 करोड़, ये सब का हिसाब क्या हुआ 5 वर्षों में? पहले इसका जवाब दे दीजिए। 150 करोड़ का घर है, ये गरीब गुरबों की राजनीति करेंगे। चौकीदार 150 करोड़ रुपए का घर है न्यू दिल्ली में, कॉलोनी में। जवाबदारी किसकी है? तय करना होगा। अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा आपको। अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब होगा और देश की जनता हिसाब करेगी। आप नहीं भाग सकते। 150 करोड़ के बंगले में रहते हैं, 150 करोड़ के बंगले में आपके युवराज रहते हैं, उनको हिसाब देना होगा और जनता एक एक हिसाब मांगेगी आपसे। ठीक है, डॉक्टर 150 करोड़ का है, जवाब देना होगा, बताना होगा आपको, बताना दोनों के पास लौटेंगे वो भ्रष्टाचारी। डॉक्टर सुनील सिंह जी, बड़ी असहज स्थिति है आपके लिए। सुशील मोदी जी आज ये कह रहे थे कि सबसे खुश इन छापों से अगर कोई होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। और अभी गुरु प्रकाश जी ने फैक्ट बताया कि आप ही लोगों ने लैंड फॉर स्कैम को उजागर किया था और आज आप लोग सरकार में साथ में चल रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड सर? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। कोई भी जांच एजेंसियां अगर भ्रष्टाचार के मामले में जांच करती हैं तो बिहार का उदाहरण ले लें, हम इंटरफेयर नहीं करते। कोई व्यक्ति किसी का पिता पुत्र या पति हो या किसी पद पर किसी पार्टी से संबद्ध हो, बिहार में हम पारदर्शिता मेंटेन करते हैं, निश्चित समय में जांच करते हैं, पारदर्शिता मेंटेन करते हैं और वही आशा करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी वैसे ही करें। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां का देखेंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो इनकम टैक्स ED और CBI है, इनके हाल के दिनों में जो क्रियाकलाप हुए हैं वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, असमानता है। असमानता का मतलब है कि यहाँ रेड करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेकों मामले गिनाए। आज उनके साथ गलबैयां किए हुए हैं, वहां तो ED नहीं जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग भी तो दो बार अलग हुए। आप लोगों के खिलाफ तो कोई मामला नहीं बना, दो बार अलग हुए। आप लोगों के खिलाफ तो कोई मामला नहीं बना। हवा में तो केस नहीं बन सकता, धुआं तो वही होगा जहां आग होगी। नहीं, जांच एजेंसियां को जो व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जांच एजेंसियां अपने क्रियाकलाप में असमानता छोड़े, समानता लाएं और उनके अकाउंटेबिलिटी लाए। ये जो CBI और ED की छापेमारी हो रही है RJD के खिलाफ, RJD के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ, आपके हिसाब से, JDU के हिसाब से ये सही कार्रवाई है, चलती रहनी चाहिए, दूध का दूध और पानी हो जाना चाहिए? देखिए, JDU का बात नहीं है। भ्रष्टाचार के किसी मामले में जांच अगर हो रही है तो जांच एजेंसियां को पारदर्शिता मेंटेन करते हुए इतने बार रेड किए,
रेट में उनको क्या मिला? पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं आया, कुछ फैसले नहीं हुए, वर्षों बीत गए। और वर्षों बीत गए, ऐसे में निश्चित ही प्रश्नवाचक चिन्ह जी सीबीआई और ईडी के कार्यशैली पर लगेगी, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े होंगे। ठीक है। तो उसके जांच में क्या निकला मैं टिप्पणी करने वाला कौन? ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि विश्वसनीयता के साथ, समानता के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ वो कार्य करें, ताकि उन पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। नीरज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। नीरज मिश्रा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी सीधी सी बात है कि लालू परिवार का आप लोग समर्थन कर रहे हैं। चंदन जी, आजकल राज्यसभा के जैसे चेयरमैन साहब का फ्लेवर है, आजकल टोका टेकी का फ्लेवर टीवी पर भी चलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरी बात रखने देंगे। जी देखिए, ये जो मामला है, इसके अंदर आपको समझना होगा कि ईडी को 2016 के अमेंडमेंट के बाद जो ताकत दी गई थी कि आज वो हर विपक्ष के नेता के पीछे पड़ जाती है, वो ताकत दी क्यों गई थी? वो ताकत दी गई थी कि अगर ड्रग्स का पैसा हो, अगर कोई ऐसा पैसा हो जो देश में टेररिज्म की एक्टिविटी से आया, कोई ऐसा पैसा जो देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, ईडी की ताकत को बढ़ाने के लिए ये कांग्रेस बिल लेकर आई थी। लेकिन आज जिस तरीके से उसका दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, उसके ऊपर तो भली भांति ऑब्जेक्शन है। और एक अंग्रेजी की कहावत है, यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। आपको सेब की तुलना सेब से करनी होगी। लालू जी का जो मामला है, मृत्युंजय तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक बात बताइए, आज से 2 साल पहले 8,000 करोड़ की संपत्ति अटैच हो रही थी, उसमें गुड़गांव का एक मॉल आपको मिला था, आपको ना जाने कितनी उसके अंदर संपत्तियां दिख रही थी। आज वो 600 करोड़ का हो गया। हो सकता है साल भर के बाद जब ये चुनाव हार जाएंगे तो पता चलेगा 600 करोड़ थोड़ा पीछे और ले जाता हूं मैं आपको, 2013 ले जाना चाहूंगा, जब आपकी सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया था। उस अध्यादेश के बेनिफिशियरी लालू यादव होने वाले थे। उस वक्त अध्यादेश फाड़ा किसने था? राहुल गांधी ने। और यह कहा था कि हमारी सरकार की गलती है। उसके बाद 2014 के चुनाव प्रचार में लालू यादव के साथ मंच भी उन्होंने साझा नहीं किया था, बिहार गए थे तो 2014 और 2023 कांग्रेस के स्टैंड में बदलाव कैसे आ गया? लालू यादव वही हैं, आरोप उनके ऊपर वही हैं। चंदन जी, आप उन कम पत्रकारों में से हैं जो इस बात को सबको बताते हैं कि राहुल गांधी ने देश के अंदर शुचिता की राजनीति के लिए उस अध्यादेश को प्रेस क्लब में फाड़ा और कहा कि हम लोग राजनीति में शुचिता चाहते हैं। उसका खामियाजा लालू जी ने भुगता। लेकिन देखिए, आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर एजेंसी ईमानदारी से काम करे, वो हेमंत बिश्व शर्मा को, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, जेल में डाल दे, नारायण राणे को जेल में डाल दे, वो शुभेंदु अधिकारी को जेल में डाल दे, वो अमित शाह के बेटे को जेल में डाल दे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इस पर स्टैंड क्लियर है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप जेल जाइए। आप लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा कांग्रेस के ही रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस भी देश के कई नेताओं पर समय समय पर रेड करती रही है, तो जो आप लोगों ने शुरू किया बीजेपी तो उसको आगे बढ़ा रही है। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं। चंदन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसी बात का खामियाजा भुगता और सत्ता से बाहर है, क्योंकि वो सिद्धांतों की राजनीति करती है। हम लोग ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी कमर को मोड़कर नहीं चलते जिसमें देश का नुकसान हो। अगर किसी ने गलती की है और एजेंसी के पास साक्ष्य है, उसे उठाइए, जेल में डालिए। मेरे नेता के साथ 52 घंटे की पूछताछ हुई। राहुल गांधी को 52 घंटे बुलाया गया। खड़गे जी को बीच लोकसभा में, बीच राज्यसभा में, जहां वो अध्यक्ष है, वहां से उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने वो रोना नहीं रोया। लेकिन आज बात इस पर आप लोग जब सत्ता में थे तब विपक्षी नेताओं पर तब भी तो कार्रवाई होती थी। तब उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स है। तब बीजेपी नेताओं पर होती थी, मोदी जी को बिठा करके पूछताछ होती थी, अमित शाह को तड़ीपार किया जाता था। तब वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होती थी सर। चंदन जी, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर गोधरा के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसके ऊपर जांच होती थी और इस पर बात होती थी कि देश के अंदर कैसे 2000 मिले उन्हें अदालत से। सुनिए ना चंदन जी, इस देश के अंदर जिस तरीके से एजेंसियां पिछले 8 साल में काम कर रही है, हर उस आदमी पिछले 8 साल जिसने मोदी भक्ति नहीं की है, सुनिए सर, जिसने मोदी भक्ति नहीं की है, उसको आप लोग सजा देते हैं। कांग्रेस शासन में मिला था। बहरहाल 1-to-1 डिस्कशन नहीं है। कुलदीप कुमार भी है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, उन्हें भी लाना चाहेंगे। सर, एक ही डिस्कशन, एक ही लॉजिक
कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। इस लॉजिक के अलावा कोई तर्क, कोई तथ्य अगर आप लोगों के पास हो तो? धन्यवाद चंदन जी, देर आए दुरुस्त आए। आपको याद तो आई हमारी बड़ी देर बाद। देखिए, आपका शो बहुत अच्छा है चंदन जी, संविधान की कसम। और इस देश में जो भी राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, संविधान की कसम खा के आगे बढ़ता है जी। लेकिन आज जिस प्रकार से ये केंद्र की सरकार जिस तानाशाही के साथ वो चाहती है कि वो इस देश के विपक्ष को खत्म कर दे, उन लोगों को खत्म कर दे जो मोदी सरकार से सवाल पूछे और उनको खत्म करने का काम करे, उसको खत्म किससे किया जा रहा है? आज ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज संविधान, इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र में इस केंद्र सरकार ने सीबीआई को बना दिया है कि वो जो मोदी जी कहेंगे सीबीआई वो करेगी, जो मोदी जी कहेंगे ईडी वो करेगी। लेकिन ये देश जो है लोकतंत्र चलता है। अगर आप अपने प्रतिद्वंदियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करोगे, आज आपने देखा कि किस यही आरोप तो कांग्रेस पर लगते थे, मनीष सिसोदिया जी जो आज जेल, यही आरोप लगते थे कांग्रेस के ऊपर, उस वक्त विपक्षी पार्टियों पर होती थी। जिनके खिलाफ मामला हुआ उनको सजा मिली, जिनको नहीं मिला वो उनको क्लीन चिट मिली। हमारी अदालती व्यवस्था इतनी मजबूत तो है। मैंने अभी उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, देखिए अमित शाह, मोदी के खिलाफ जांच हुई, सरकार थी, चाहे क्लीन चिट मिली। तो आप लोगों को हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, आप ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है और वो किसी भी व्यक्ति को इंट्रोगेशन के नाम पे 8 महीने 10 महीने उठाए रखे, बाद में न्याय व्यवस्था आके उस पर अपना फैसला सुनाए। लेकिन जो सरकार ने ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का काम किया, उस व्यक्ति को 1 महीने 8 महीने 1 साल, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? आज मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ, उनका गुना किया, कई साल तक, उनका 20 साल तक केस चलते हैं, वो तो एक अलग मामला हो गया। यहां तो राजनीति की बात है। आपके नेताओं पर जो मामला है उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपके पास हायर कोर्ट का ऑप्शन है, आप डॉक्यूमेंट पेश करें, आपके पास तो वकीलों की फौज भी है। तो फिर यह कहना सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है? देखिए चंदन जी, आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करा हुआ है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। हमने तो गुरु प्रकाश जी बैठे हैं, बता दें कि उनको मनीष जी के यहां से पिछले 6 महीने के इंट्रोगेशन में उनको क्या मिला उनके घर से। आपने उनके घर पे, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब जगह छापेमारी कर ली। क्या घर से कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब क्या मिला नहीं हुआ? आप ये कहना चाहते कि घर में अगर ना मिले? हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा तो कोई संपत्ति तो मिलेगी, कोई धन तो मिलेगा। भाजपा के नेता के कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए मिले चंदन जी, 8 करोड़ रुपए। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, आपने सबको मौका दिया। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक में भाजपा विधायक के यहाँ मिले। वहां कौन सी ईडी गई, वहां कौन सी लोकायुक्त गया था? पूरी वॉशिंग मशीन इनकी लोकायुक्त गया था, जिसकी नियुक्ति आप लोगों ने 1.5 साल तक अटका के रखी हुई थी। जो लोकायुक्त दिल्ली की थी, उन्होंने जब आपके विधायकों से आय का ब्यौरा मांगा था तो आपके 50 विधायकों ने मना कर दिया था। वहां लोकायुक्त है। अगर मान लीजिए सीबीआई और ईडी है तो लोकायुक्त भी तो है। आप लोगों ने 1.5 साल तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों रोक के रखी? चंदन जी, लोकायुक्त अलग नहीं करता है जी। चंदन जी, वो 6 करोड़ रुपए किसके थे, कहां से आए, उसकी जांच कौन करेगा? लोकायुक्त करेंगे क्या उसकी जांच सीबीआई करेगी। वो पैसा कहां से आया, वो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी ईडी करेगी। लेकिन वहां ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी। ईडी और सीबीआई नारायण राणे के यहाँ नहीं जाएगी। आप लोगों की ओर से कोई इस मामले में अभी तक एफआईआर अधिकारी के नहीं जाएगी, इस मामले में याचिका दी गई है? कुलदीप जी, कर्नाटक वाला जो मामला है उस मामले में आप लोगों ने एक सतर्क विपक्ष के तौर पर, आप लोग तो क्रूसेडर के तौर पर आए थे। आप लोग तो इस मामले में बिल्कुल आपने कहा था कि भाई तुरंत गिरफ्तारी होगी। इस मामले में कोई याचिका दी गई है आपकी ओर से कि कर्नाटक के फलाने विधायक को अरेस्ट किया जाए? आ जाते रातों रात ईडी और सीबीआई कौन सी याचिका पे काम करते हैं? उन्हें तो खुद सपने आ जाते रातों रात। जहां सुशील कुमार मोदी, उनको तो पहुंच जाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी विपक्ष के नेता रहते हुए उन्होंने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया था। विपक्ष के नेता जो है वो, उनके पास ये पावर है कि वो जो है अगर लड़ाई सही तरीके से लाएं, सबूत लाएं, तो फिर जो है अदालत में मामला बनता है आगे। खैर, आगे बढ़ेंगे, आपके पास दोबारा लौटूंगा। डीके दुबे जी, मैंने वही कहा ना, पूरा ये मामला क्या 2024 की घेराबंदी है कि पूरे मामले को ईडी और सीबीआई के ऊपर घेर दिया जाए, असल मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाए, विपक्ष को या कोई भी जो नेता है उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाए? नहीं, देखिए बात एकदम क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो सबसे पहले ये बताना होगा कि जब उन्होंने राजनीति की थी तब कितना धन था और आज ये
हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहां से, आखिर कौन सा ऐसा व्यापार करते हैं, कौन सा ऐसा उन्होंने बिजनेस खोल लिया, कौन से उनके कंपनियां चलती हैं जहां से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पैदा हुई। तो क्या भारत नहीं मांग रहा है, देश नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ इतना बताओ कि आप व्यापार क्या करते हो। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने अमित शाह जी के बेटे की कही, तो आपको याद होगा उन्होंने जब इन्होंने डिफेम किया तो डिफेमेशन का केस फाइल किया था और ये कहा था कि आप हमें बताओ कि संपत्ति कहां है हमारे पास जो आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके बाद ये सब पीछे हट गए थे। कर्नाटक की ये जो बात कर रहे हैं, कर्नाटक में विधायक का बेटा गिरफ्तार हो गया है जिसके 8 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। वो जल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का उसके ऊपर आरोप है, वहां से पैसा पकड़ा गया तो बेटे की गिरफ्तारी भी हुई जो नौकरी करता है जिसके ऊपर एलिगेशन है। जी कौन से इन्वेस्टिगेशन। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना दुबे जी, जब कहीं विपक्ष का कोई नेता होता है तो वहां ईडी बड़ी प्रॉम्प्टली पहुंच जाती है, लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता होता है आरोप यह लगाया जाता है कि उतनी प्रॉम्प्टली बीजेपी, ईडी या फिर सीबीआई दोनों में से कोई नहीं पहुंचती। नहीं, देखिए अब सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके पास तमाम हाईकोर्ट हैं, दिल्ली का हाईकोर्ट खुला हुआ है, आप डेटा कलेक्ट करिए, उनकी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करिए और आप रिट फाइल कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लिखने का राइट सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही कर सकती है। तो ये एजेंसियां तो हाई कोर्ट के माध्यम से भी लागू करवाई जा सकती है अगर आपके पास कोई डेटा है तो। जी ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर बात की जाए लालू यादव जी की, लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाले के दौरान पूरा मामला चला था, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो बीजेपी के अधीन सीबीआई नहीं थी, ईडी नहीं थी, उस मामले में वो कन्विक्ट हुए, कांग्रेस की सरकार थी, उनको जब मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, मुख्यमंत्री पद, तब तो आप लोगों की अपनी पार्टी की सरकार संयुक्त मोर्चा की थी। फिर आप लोगों के आरोप कहां स्टैंड करते हैं? देखिए अभी जो चारा केस का मामला है वो अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय का नहीं आया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। जो हमारे भाई दुबे जी कह रहे थे कि वो कैसे बन गए इतना, तो यही तो असली लड़ाई है कि जो आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों की बात करते हैं, वो हवाई जहाज पर नहीं चढ़े, वो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सर मृत्युंजय तिवारी जी 90 के दशक में लालू यादव जी ने जो है शुरू किया था कि हेलीकॉप्टर में बच्चों को घुमाते थे, सामाजिक न्याय के मामले को लेकर के लालू यादव को सजा नहीं हुई है सर। अरे सुनिए ना भाई, बड़े भाई सुनिए ना जी। अभी कह रहे थे कैसे हो गए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे चाय बेचते थे, वो 2 करोड़ का सूट कैसे पहनने लगे? ये कोई राजनीति की बात है? लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए। अब तो गजब है। हम जिस तरह से यही हमारे चरित्र में किया था, यही हमारे, सुन लीजिए ना भाई, आप सुनते नहीं है इसलिए हम छोड़ के चले जाएंगे। सर आपने जब आप सुनते नहीं है बोले जा रहे हैं। मृत्युंजय जी आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया है सर, अब हमें कमांड दी जा रही है, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक। कहां मौका दे रहे हैं? तो एक लाइन नहीं बोलने दे। गुरु प्रकाश जी, सवाल यह उठाया जाता है बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से कि शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मामला चल रहा था, लेकिन जब बीजेपी में आए तो फिर अचानक से मामला थम जाता है, कहीं खो जाता है। वहीं बाकी जो नेता हैं, खास तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ ये पार्टियां काफी सक्रिय नजर आती हैं। एक बार आप लोग क्लेरिफाई क्यों नहीं कर देते कि इस मामले में स्टैंड है क्या? मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा आप जी। देखिए, जहां तक ईडी की बात है, बार बार ईडी पे संदेह प्रकट करना मैं यहां साझा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले वर्षों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। और इस 1 लाख करोड़ में कौन कौन लोग हैं? इकबाल मिर्ची, अंडरवर्ल्ड डॉन, सईद सलाउद्दीन, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हाफिज मोहम्मद सईद। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भी करना छोड़ दे, टेरर और नक्सल फाइनेंसिंग के खिलाफ सारे ऑपरेशन छोड़ दे, जो वित्तीय पारदर्शिता आनी चाहती है सारे काम छोड़ दे। दूसरा, आपने कहा कि भाई ईडी में पारदर्शिता नहीं है, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं जाते हैं। आज की तारीख में ईडी ने लक्ष्मीकांत शर्मा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, कार्रवाई हो रही है। सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उनसे कार्रवाई हुई है, पूछताछ हो रही है। तो लगातार ये झूठ बोलना, ये नैरेटिव फैलाना, हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। 10 सेकंड मुझे और दीजिएगा। जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं उनसे साधारण से सवाल पूछना चाहता हूं। ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था लैंड फॉर जॉब।
क्या वो 2008 में गलत थे या आज गलत थे? साधारण सा प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कथित तौर पे सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। इसका ब्यौरा कौन देगा? पूरे के पूरे दिल्ली की जो नस्ल को आपने बर्बाद करने का काम किया है। नाम पे 200 करोड़ रुपए भी लिए थे, दूसरा बोतल फ्री देने का काम किया है। आपको ये स्पष्टीकरण देना होगा। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको सफाई देनी हो। आप सीएम क्यों ना हो, डिप्टी सीएम क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। आप तो यही कहते थे, आपने ये कहा था कि अगर आपके ऊपर आरोप भी आएगा तो आप त्यागपत्र ले लेंगे। इतने सारे आरोप हैं, आधा मंत्रिमंडल जेल में है, आधा मंत्रिमंडल जेल में है आपका। जो वो राजा हरिश्चंद्र बन गया है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा राजा हरिश्चंद्र है। सभी नेताओं से एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं सभी नेताओं से पूछना चाहूंगा, बारी बारी सबके पास लौटूंगा। अगर जनता का पैसा लूटा गया है तो क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष ये चाहता है कि किसी के भ्रष्टाचार की जांच न हो, या फिर विपक्ष ये चाहता है कि चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, मामला होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए? कुलदीप जी, सबसे पहले आप बताएं। चंदन जी 2014 से लेकर आज तक सीबीआई ने 3000 केस सिसोदिया जी के विषय में जो ठीक है, गुरुप्रकाश 2014 से लेकर आज तक 3000 केस डीलर के प्रॉफिट मार्जिन को आपने क्यों बढ़ाया? केस में गुरुप्रकाश जी आपने अपनी बात रखी, क्यों बढ़ाया? आपको जवाब देना होगा। चंदन जी ऐसे कैसे डिबेट होगी? गुरुप्रकाश जी आप अपनी बात रख चुके हैं। कुलदीप जी, अरे भाई ये संघ की शाखा नहीं है गुरुप्रकाश जी। नहीं, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर, यहाँ यही बात हो रही है। इनको बताइए अगर मनीष सिसोदिया, ठीक है, नहीं आप बताइए ना, आपको स्पष्टीकरण दीजिए ना। हाँ देखिए 2014 से लेकर आज तक 2014 से लेकर आज तक ईडी और सीबीआई ने 3000 केस दर्ज किए, रजिस्टर्ड किए, और वो 3000 में से 95% केस केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर किए गए। ऐसा सीबीआई ईडी को क्या भाजपा में कोई नेता नहीं मिला? नहीं तो दूसरी बात, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्या शगुन के तौर पर एक आधा जो है बीजेपी नेताओं पर भी दिखावे के लिए कर देना चाहिए केस? कुलदीप जी, आपका यह कहना है? हाँ। अच्छा, गड़बड़ी नहीं है, ये हेमंत विश्व शर्मा ने गड़बड़ी नहीं की थी, ये चिल्लाते फिरते थे वोटर स्कैन के मामले में। शुभेंद्र यादव ने गड़बड़ी नहीं की थी, नारायण राणा ने गड़बड़ी नहीं की थी। आप बताइए, आप खुद कह दीजिए नहीं की थी गड़बड़ी। कुलदीप जी, ये सवाल तो मैं पूछ चुका, इनको भ्रष्टाचारी बताते थे। कुलदीप जी, मैं ये सवाल पूछ चुका, आपके नेता जो है पूरी किताब लेकर के घूमते थे शीला दीक्षित के खिलाफ में, क्या हुआ, कहां गई वो किताब? आपके नेता जो है सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट लेकर के 2014 में घूमते थे, आज जो है वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कोट है सर। जब आप सीबीआई और ईडी का प्रयोग केवल और केवल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करेंगे और केवल राजनीतिक द्वेष के कारण करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। ठीक है, आबकारी नीति में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कुलदीप जी काम करने के लिए, कुलदीप जी आबकारी नीति अगर सही थी तो आप लोगों को वापस नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल लौटेंगे दूसरे हमारे प्रवक्ताओं पर। मृत्युंजय जी, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आबकारी नीति को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि मैं जवाब देखिए, भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को ऐतराज नहीं है जी। ऐतराज कहां है? भ्रष्टाचार पर प्रहार से ऐतराज नहीं है जी। ऐतराज है जब भ्रष्टाचार का दोहरा मापदंड होगा जी, कि सिर्फ विपक्षियों के यहां भ्रष्टाचार पर प्रहार होंगे और सत्ता पक्ष के यहां उस पर माला पहनाई जाएगी, बीजेपी में बाहर होगा। जो लोग चले गए, अजित पवार जी महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में, सुबह में जब देश सोया हुआ था तो उस समय शपथ दिला दी गई। मृत्युंजय जी, अगर कांग्रेस के मुकुल राय, अगर मेरे कपड़ों पर दाग है तो आपको भी जो है दागदार कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर को 4 लाख अगर खरीदा मैं कोई गुनाह करता हूं, हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की अगर नियत साफ है, सबसे पहले अडानी को गिरफ्तार करो। आपके नेता ने बुलाओ, विजय माल्या कहां है? जवाबदेही कौन तय करेगा बताइए? ड्रग्स पकड़ा है एयरपोर्ट पर, 150 करोड़ का घर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में के नाम पे। गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे, गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे, खजाना को खाली कर दिया। हाँ बिल्कुल, 150 करोड़ का घर खरीदा है भ्रष्टाचार कहां पर? साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में 150 करोड़ का घर है। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। 150 करोड़ का घर है, जनता हिसाब मांग रही है। भ्रष्टाचार 150 करोड़ का घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किसके नाम पे है? इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, भाजपा को महंगा पड़ेगा। 2000 साउथ दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला भारी है, गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे। मृत्युंजय जी, 2024 भारी है। 2 करोड़ का सूट पहनेंगे, इस पर नहीं बोल रहे हैं।
2 करोड़ का सूट आपके नेता पर नहीं, इस पर नहीं बोल रहे। 150 करोड़ के मकान में रहिए, बोल दीजिए 150 करोड़ के मकान में रहिए, चार्टर में बर्थडे का केक काटिए, गरीब गुरबे की बात करते हैं, दोहरे मापदंड के नए कीर्तिमान रोज बनाइए, रोज बस करिए। अपने 150 करोड़ के मकान में स्वागत है आपका। अडानी जी अंबानी जी को बचाएंगे, अपने मित्रों को बचाएंगे। भाई वही पुरानी कहानी था कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो है कुछ लाख रुपए में ले गई, वो कैसे हो सकता है? ऐसे लोग महंगी महंगी जमीन जो है वो गिफ्ट कर दी गई, वो कौन सा तर्क है सर? अरे भाई आप, अगर मेरे पास जमीन हो, महंगी जमीन मैं क्या आपको गिफ्ट कर दूंगा सर? से ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं आप लोगों ने लालू यादव जी के खिलाफ, ये सूत्रों के हवाले से तो कन्विक्ट भी हुए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि कुछ गड़बड़ी क्या हुआ। ये भ्रामक खबर मत फैलाइए आप। कौन सी भ्रामक खबर सर? चैनल के एंकर हैं, कौन सी भ्रामक खबर सर? भाजपा की भाषा मत बोलिए। कौन सी भ्रामक खबर सर? आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। कौन सी भ्रामक खबर सर? आप बताइए हमको। जी अभी चलाया गया था, अभी 6 महीने पहले चलाया गया था तेजस्वी यादव। जमीन ली गई कि नहीं ली गई? क्या हुआ उसका ये बताइए। जमीन ली गई कि नहीं ली गई उसको बताइए, उसका क्या हुआ। जमीन ली गई कि नहीं ली गई? सूत्रों के हवाले से खबर जो चलाई गई थी उसका क्या सच्चाई था? जमीन ली गई कि नहीं ली गई? और आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति, हम बता रहे हैं, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। बड़े लोगों ने सूत्रों के हवाले से भ्रामक खबर चलाई थी की बात करके, तेजस्वी यादव जी का मॉल है, वहां छापेमारी हो रही है। उसका क्या हुआ गुरुग्राम में? जी आप लोगों ने, सब लोगों ने चलाई थी 6 महीने पहले, उसका क्या हुआ? जमीन ली गई? भ्रामक और झूठी खबर मत जी, जमीन ली गई कि नहीं ली गई? कानून अपना काम करेगा, सारे चीजों का जवाब काम करेगा। तो फिर राजनीति बीच में कैसे आ जाती है सर? हमने बीजेपी की राजनीतिक जमीन हड़प ली, ठीक है, उनकी सत्ता को हड़प लिया बिहार में, इसलिए बौखलाहट और छटपटाहट। देखिए चुनाव में जीत हार तो होती रहती है और भेज रहे हैं आईटी, चुनाव में जीत हार होती रहती है। अगर आपकी पार्टी दोबारा जीत भी जाए तो उससे आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस राजनीतिक लड़ाई को। चुनाव जीतना एक बात है, कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, उसके बावजूद में राजनीतिक लड़ाई लड़े जी। ये नहीं कि 24 घंटे आप सर्च कर रहे हैं। ये कौन सा आप सर्च कर रहे, छापेमारी कर रहे, छोटे छोटे बच्चे, बेटी, दामाद, गर्भवती, उस मामले में ईडी ने साफ कर दिया होगा। ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर सुनील सिंह होगी और कोई नहीं रोक सकता। कौन सा तरीका? सुनील सिंह, क्या सबका हिसाब जनता लेगी? इस मामले में क्या भ्रष्टाचार के मामले में जनता का पैसा अगर लूटा गया है तो चाहे कोई भी पार्टी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का नेता हो, इस बात से आप सहमत हैं? भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार जी का 0 टॉलरेंस की नीति है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जांच तक जानी चाहिए, निर्णायक अंत होना चाहिए, लेकिन जांच में दोहरा मानदंड न हो, समानता हो, जांच में अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बनी रहे। अगर कुछ प्रश्न उठते हैं तो उसका जो पब्लिक डोमेन में सारी बात का जवाब पारदर्शिता के साथ देनी चाहिए, क्योंकि जनता मालिक है। जनता में जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बरकरार रहे। नहीं, विश्वसनीयता कैसे बरकरार रहेगी कि अगर भ्रष्टाचार का मामला विपक्षी नेताओं पर हो रहा है तो हो ना हो, लेकिन बीजेपी का भी कोई नेता या सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता हो उसके खिलाफ भी दर्ज कर लेना चाहिए? क्या सिर्फ रस्म अदायगी के लिए या फिर वो मेरिट के आधार पर? मेरिट के आधार पर होगा ना? चंदन जी, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा कि व्यक्ति किसी भी पार्टी, किसी का पिता, पुत्र या पति या किसी भी पद पर हो, ये पार्टी से मतलब नहीं है। अगर उस पे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो एक पारदर्शिता के साथ नियमित समय पर, ये देखिए बहुत लंबा खींचिएगा तो प्रश्न खड़े होंगे। एक नियमित समय में अगर आप रेड लगातार कर रहे हैं, एक ही केस में लगातार रेड कर रहे हैं, तो वो तो 2021 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, 2023 तक जो है जांच उसमें चल रही है, वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से होता है। खैर देखिए वर्षों से ये जांच और पूछताछ चल रही है, कोई निर्णायक अंत नहीं हो रहा है। जनता के मन में प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न का जवाब जांच एजेंसियां समय पर दे, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। नीरज मिश्रा जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुई है, जनता का पैसा अगर जो है गलत तरीके से लिया गया है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। चंदन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, फिर मैं अपनी बात रखूंगा जी। क्या आप मानते हैं कि दुनिया के अंदर जो पत्रकारिता का प्रोफेशन है, क्या उसमें कुछ ईमानदार लोग बचे हैं जी? क्या ईमानदार पत्रकार आपके जैसे हैं दुनिया के अंदर? नहीं, वो तो मेरा बैंक अकाउंट बता सकता है। उसके लिए अगर कोई गड़बड़ होगी तो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैक कर सकता है जी। बिल्कुल। तो चंदन जी, अब इस बात पर जरा इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया के कुछ ईमानदार पत्रकारों ने
एक पनामा पेपर्स नाम का पेपर निकाला जिसके अंदर विनोद अडानी का नाम है, जो गौतम अडानी के सगे भाई हैं, और उनके ऊपर 18 देशों से भारत के अंदर पैसा मनी लॉन्डर करके लाने के आरोप हैं, उसके साक्ष्य हैं। ईडी सीबीआई अमिताभ बच्चन का नाम भी था, अमिताभ बच्चन का नाम भी बोलना भूल गए सर आप। करिए, अमिताभ बच्चन को डालिए जेल में, जी डालिए, जिसका भी नाम है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी के तौर पर, भ्रष्टाचार की क्रूसेडर पार्टी के तौर पर आप लोग इसमें जो है स्वतंत्र तौर पर आरटीआई लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल तो आरटीआई एक्टिविस्ट ही हुआ करते थे। सुनिए ना, मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जवाबदारी बनती है। सुनिए ना चंदन जी, मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को निकाला है। ठीक है, हमने तो उस भ्रष्टाचार को उजागर किया लाए थे। जब बीजेपी और ये लोग मिल, हम ही लेकर आए और हम ही वो राजनीतिक शुचिता का कानून लाए जिसकी वजह से आजकल ये हो रहा है। हम वो ईडी को हमने तो आपके पास वकीलों की पूरी एक अच्छी टीम है, एक से एक दिग्गज वकील है, आप लोग एक पीआईएल डाल देते सर इस मामले में। चंदन जी, इस देश के अंदर अगर सब हरा होता ना तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। सर सुब्रमण्यम स्वामी ने आप लोगों के सत्ता रहते हुए, यूपीए का रहते हुए, उस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया था। हमारी न्यायपालिका में सबके लिए चेक एंड बैलेंस है सर, फिर वो अधिकार आपके पास भी है, आपके पास भी काबिल वकील है, पीआईएल डाल दीजिए सर। सुनिए ना चंदन जी, उस केस का हुआ क्या? आपने कहा 5,000 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड और एजेएल की वो गांधी परिवार ने ले ली। आज तक आपके पास वो साक्ष्य नहीं है जिसमें आपने 18 बार मेरे नेता को बुलाया, 52 घंटे लगा। इस मामले में देखिए, अदालती प्रक्रिया में सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप लोगों के पास सारे वकील हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर केसेस फाइल करवा लेते हैं तो आप लोग वहां से राहत ले सकते थे, वो नहीं मिली है। डीके दुबे साहब, चंदन जी जवाब ले लीजिए ना, ऐसे नहीं। ठीक है, एक सर बोल के निकल मत जाइए। 30 सेकंड में देखिए ठीक है, डीके दुबे साहब, ये पूरी की पूरी जो पोजीशनिंग की जा रही है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है या वाकई इसमें जो है कहीं कोई दाल में कुछ काला नजर आता है? एजेंसियों के ऊपर भी जो है थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो कोर्ट का और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का एक सिंपल रूल है, जब कोई नया फैक्ट मिले तब से इन्वेस्टिगेशन पुनः ओपन किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार के समय सीबीआई के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार से पूछा ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए यह कहा था कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो किसी भी एजेंसी का अधिकार है, उसमें मिल जाएगा कुछ तब आगे प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विपक्ष की जो शिकायत रहती है, कि भाई उनकी सुनवाई नहीं होती, केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, ईडी है, कई विपक्षी नेता ये कहते हैं कि हमें सीबीआई और ईडी दे दो, देखो हम कुछ ही दिनों में गृह मंत्री को अंदर कर देंगे। क्या ऐसा वाकई है कि सिर्फ एक एब्सोल्यूट पावर है केंद्र सरकार के पास? क्या हमारे पास जो चेक एंड बैलेंस है, क्या वहां पे विपक्षी दलों की या छोटे राज्यों के कोई सुनवाई नहीं है उन नेताओं की? नहीं, नेताओं की सुनवाई मुझे बताओ किसी एजेंसी के सामने होनी क्यों है? नेताओं की सुनवाई तो पार्लियामेंट के अंदर होनी है। आप पार्लियामेंट में बोलिए अपनी बात, आप विधानसभा में बोलिए, जनता के सामने बोलिए, लेकिन कोई एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्रिमिनल का करेगी ना, या क्राइम ढूंढने के लिए करेगी ना। ठीक है, वहां आप कुलदीप कुमार जी एक क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद फिर बहस को विराम देंगे। कुलदीप जी, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और बड़े बड़े तानाशाह इस देश में आए हैं जिन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, लेकिन हर तानाशाही का अंत होता है और इसका भी अंत जरूर होगा निश्चित रूप से कि जिस प्रकार तानाशाही से आज काम करने वाले लोगों को जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड के बदले अगर जमीन ली जाए, वो जो है खिलाफ नौकरी के बदले जमीन ली जाए, वो तानाशाही है, उस पर कार्रवाई हो तो तानाशाही। भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने किसने मना किया है? भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने किसने मना किया है? लेकिन जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई का नाम ले और वो दोगली कार्रवाई करें, दोहरी कार्रवाई करें। जो अब केजरीवाल 8 साल में उन्होंने स्टैंड बदल लिया है, ऐसा कैसे सर? स्टैंड तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्टैंड है तो लेना पड़ेगा ना सर। मैं तो देखिए, आप भी बहुत अच्छा एंकर है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए 6 महीने से कार्रवाई चल रही है सीबीआई ईडी की, क्या मिला मनीष जी के पास? उनका केस क्या है, उन पे सबूत क्या है उनके पास? ये बता दीजिए क्या सबूत मिले उनके पास? ये अदालत ने सवाल नहीं पूछा आपके वकीलों ने, सीबीआई ईडी वाले को, आपके वकीलों ने अदालत के सामने नहीं रखा। पूछा ना,
पूछा तो फिर वहां क्या हुआ? रखा ना, न्यायिक हिरासत दी निश्चित रूप गई। से रखा। अदालत के पास न्यायिक हिरासत कुछ तथ्यों पर दी गई होगी सर, तथ्यों के आधार पर दी गई होगी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ईडी जिस खैर, ये और बहस सीबीआई जिस अनंत है। प्रकार से वह न्यायिक, इस बहस में कई और पहलू जुड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे। और कसम संविधान की में सवाल यही है कि क्या विपक्षी पार्टियों को लाइसेंस मिल जाता है? अगर वो विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचार करें, या फिर सत्ताधारी पार्टी के पास एब्सोल्यूट पावर है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर एक एजेंसी के लिए चेक एंड बैलेंस है। न्यायपालिका हमारी सशक्त है, सबके पास बराबर का अधिकार है। बहुत शुक्रिया सभी का इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।